लेकिन पाइप निकालने के वास्ते वो जो गए तो पाए ऐसा घसर के वो नीचे बावड़ी में गिर गए। मैं किला तेरा ग्रुप का मैं सहे दिल से एकदम शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने आज के ज़माने में इतना कोई 1 रुपया नहीं लेते। वो पहले से वो बोलते हमको चाय भी नहीं, हम तुम्हारा चाय भी नहीं पियेंगे, कुछ 1 रुपया नहीं लेंगे। नहीं तो आज के ज़माने में जो कोई भी आता है तो 2-5 हज़ार लेता, फिर वो बावड़ी से निकलता। मैंने आज पहली बार मैंने भी आज तो सुना था, लेकिन पहली बार मैंने भी देखा कि ऐसा काम किला तेरा ग्रुप का मैटर है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 13 टीचर्स इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किए थे, उनका पेमेंट निकाला हुआ है। ये साहब बात कोर्ट ने कंसिडर करके ये चारों लोगों का बेल रिजेक्ट किया है। नाविद अख्तर, सगीर अहमद, उनका जामीन अर्जी थी 751/2025, वो रिजेक्ट की कोर्ट ने। दूसरा था मोहम्मद इसाक खलील अहमद, उनका भी बेल रिजेक्ट किया है। नासिर हुसैन मोहम्मद अली, इनका भी बेल रिजेक्ट किया है। और अबू हुरैरा मोहम्मद इब्राहिम। कुसुम्बा रोड के लोग इधर वोट देने के लिए आ रहे थे, सलामताबाद रौनकाबाद के लोग इधर वोट देने के लिए मेरे वार्ड में आ रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ की हमने निशानदेही कर रहे थे। अब यहाँ से हम प्रांत साहब पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हम इतना ही बोलेंगे, अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। अगर उनको गिराना होगा अल्लाह की तरफ से रहेंगी तो उसको वो कबूल करेंगे। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर गिर भी गए तो। केडी चौक से 5 पंजतन चौक तक का जो रास्ता है, वो रास्ता बहुत खराब हो चुका है। कारपोरेशन अपने फंड से वो काम को मुकम्मल करे, कंक्रीट रोड वहां पर बनाए, सीमेंट कंक्रीट रोड। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, दरगाह, कब्रस्तान, इसके मसाइल, इनका रजिस्ट्रेशन हल करने के लिए काम की शुरुआत कर दी है। अगर कोई तंजीम आगे आती है तो आना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए। तहरीक को डायनामेट नहीं करना चाहिए। जो लोगों को काम बहुत पहले करना चाहिए था वो बहुत बाद में कर रहे हैं। मालेगांव कमिश्नर ने जो आदेश निकाला कि मटन, मांस, चिकन पे पाबंदी लगाने की बात, और उस पर पाबंदी 15 अगस्त को लगाना। 15 अगस्त को हम मांस, मच्छी, मटन, चिकन सब खाएंगे और जिसको जो कार्रवाई करना है वो करें। कि इस कल्चर को फ़रोग़ देना सियासी हजरात की मजबूरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दीन ने इसकी किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी है। इजहार मसरत के लिए डीजे लगाना, म्यूज़िक बजाना, नाच गाना करना, जब नौजवान लड़कों लड़कियों का मखलूत इज्तिमा करना, ये सब नाजायज़ है। और एक ख़ास सियासी हल्का जिसकी जानिब से इस तरह का प्रोग्राम होता है, उनसे बातचीत की गई थी, ख़त दिया गया था, उलमा ने उनको उनकी फहमाइश की थी और उन्होंने कहा था कि अब इस तरह का प्रोग्राम नहीं होगा। कि जो नौजवान लड़के जो 15 अगस्त के दिन सुबह में 2 व्हीलर गाड़ियों पर उन्हें एक जुनून सवार होता है और बदमाशी करते हैं, तो ये बिल्कुल गैर शरई और गैर अखलाकी हरकत है। इससे हमारे बिरादरान वतन को गलत मैसेज जाएगा कि इनका मज़हब क्या सिखाता है। तो आज हमारे गांव में सावकरवाड़ी, तालुका मालेगांव, ज़िला नासिक, ये गांव में अभी शाम को हमको पता चला कि दोपहर के बाद हमारे चाचा जिबाऊ चिंदा साड़ों के ये दोपहर को बावड़ी के तरफ गए थे पानी भरने के लिए, लेकिन पाइप निकालने के वास्ते वो जो गए तो पाए ऐसा घसर के वो नीचे बावड़ी में गिर गए। बावड़ी में गिर गए तो 5 बजे हमारी तरफ लाइट जाती है। फिर उसके लड़के ने देखा तो मेरे पापा आए नहीं। फिर उसने देखा 6 बजे उधर गया तो बावड़ी के तरफ जाने के बाद उसको दिखाई पड़ा कि वो जो पाइप है, पाइप निकलने के बाद उसको लगा कि वो बावड़ी में गिर गया ऐसा। फिर वो आजू बाजू के सब हमारे दोस्त कंपनी, हमारे भाऊबंद सब आए, लेकिन किसकी भी ऐसी डेयरिंग नहीं हुई कि नीचे जाके कुछ निकल के कुछ देखेंगे ऐसा। कुछ बावड़ी 60-70 फुट की नीचे थी और बावड़ी में पानी बहुत था। तो वो मेरे को मालूम पड़ा, मैं अपना अग्निशामक दल को बोलने वाला था, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा वो मांजरे के सरपंच से बात हुई तो मांजरे में वो किला तेरा ग्रुप का जो काम था वो 2-4 बार उसने निकाला था उधर। तो उसको मेरा कांटेक्ट मिला, मैंने फिर कांटेक्ट किया इसको। तो मैं मालेगांव में था तो मैं मेरी गाड़ी लेके गया। फिर मैं गाड़ी से जब निकला तो वो किला तेरा ग्रुप से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उसने मेरे को 4 बार फ़ोन किया कि भैया तुम कहाँ पे हो, हम आ रहे हैं। तो उसने पूरे सामान लेके वो मेरी राह देख रहे थे। मैं किला तेरा ग्रुप का मैं सहे दिल से एकदम शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने आज के ज़माने में
इतना कोई 1 रुपया नहीं लेते। वो पहले से वो बोलते हमको चाय भी नहीं, हम तुम्हारा चाय भी नहीं पियेंगे, कुछ 1 रुपया नहीं लेंगे। नहीं तो आज के ज़माने में जो कोई भी आता है तो 2-5 हज़ार लेता, फिर वो बावड़ी से निकलता। मैंने आज पहली बार, मैंने भी आज तो सुना था, लेकिन पहली बार मैंने भी देखा कि ऐसा काम केला तेरा ग्रुप का। और वो पहले मेरे से जाने से पहले वो रेडी थे। मैं उधर गया तो देखा मैंने तो सब 10-15 आदमी, सब जो ग्रुप है वो केला तेरा का, सब मेरी राह देख रहा था। मेरी गाड़ी जब आई तो फटाफट बैठे भी और उधर आए। इतने हमारी बहुत भीड़ थी। तुम्हारे को वो वीडियो उसने भेजे होंगे, तो वो बहुत भीड़ थी। तो वो भीड़ के अंदर उसने नीचे उतरे, वहाँ से उसने निकाला। मैं मेरे सावकरवाड़ी ग्रामस्थ के मुझे जो हमारे सब दोस्त मंडल से मैं जो केला तेरा ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के ज़माने में हिंदू मुस्लिम का जो बहुत तनाव चालू है, लेकिन मुस्लिम रह के भी मेरे केला तेरा ग्रुप एक फ़ोन पे 1 रुपया न लेते वो मेरे गाड़ी में बैठे और इतने बड़ी जिम्मेदारी से वो निकाला। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका नाम क्या था, ये क्या करते थे? वो खेती करते थे। उसका नाम जिबाऊ चिंदा साळुंके था। वो सुबह 11 बजे हमारे तरफ लाइट आती है, 12-12:30 वो बजे उधर गए। उसका जो पाइप रहता वो मोटर चालू करने के बाद वो निकल गया। वो जो पाइप बिठाने के वास्ते उसका पाय सरकने से वो नीचे गिर गए। उम्र कितनी होगी? उम्र 56 साल थी। मैटर में जो मूल फिरियादी थी जैनब बाप मोहम्मद, इन्होंने फरियाद दी थी वो संस्था के खिलाफ। उस हिसाब से वो संस्था में जो 2 लिपिक कार्यरत थे वो, और जो संस्था के चेयरपर्सन है वो, और उनके अलावा जो प्राचार्य है उन्होंने बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी। और एक जो एजेंट था नाविद करके, उसका भी बेल दाखिल था। आज कोर्ट वो एप्लीकेशन पे सुनवाई होके कोर्ट ने वो बेल एप्लीकेशन आज चारों रिजेक्ट की है। और कोर्ट को ये समझ में बात आ गई है कि ये जो मैटर है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो 13 टीचर्स इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किए थे, उनका पेमेंट निकाला हुआ है। ये सब बात कोर्ट ने कंसिडर करके ये चारों लोगों का बेल रिजेक्ट किया है। चारों के नाम क्या है सर? चारों, एक बेल दाखिल किया था नाविद अख्तर सगीर अहमद, उनका जामीन अर्जी थी 751/2025, वो रिजेक्ट की कोर्ट ने। दूसरा था मोहम्मद इसाक खलील अहमद, उनका भी बेल रिजेक्ट किया है। नासिर हुसैन मोहम्मद अली, इनका भी बेल रिजेक्ट किया है। और अबू हुरैरा मोहम्मद इब्राहिम, इनके ऊपर कुल कितनी अमाउंट का घोटाला का आरोप है? इनके ऊपर लगभग 2,70,00,000 के आसपास इन्होंने अमाउंट निकाली गवर्नमेंट के, ऐसा आरोप है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुद्दा पहले ही विधानसभा में उछल चुका है। ये बारे में गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी फॉर्म की है, उसके खिलाफ ये संस्था हाईकोर्ट में भी गई थी। हाईकोर्ट ने उस मामले में कोई भी स्टे नहीं दिया है। और वो मामले में जो सेक्रेटरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के, उन्होंने ऑन एफिडेविट हाईकोर्ट पे रिप्लाई दिया है। और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशंस उनके डिपार्टमेंट से हुए वो भी उन्होंने देखे और हाईकोर्ट में बोला है कि ये मैटर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और आपके फिरियादी की तरफ से आपने कौन से मुद्दे रखे? हमने यही रखा था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सबसे जरूरी बात ये है कि उन्होंने ऐसे टीचर भर्ती किए जो क्वालिफाइड नहीं थे। एक जो था नईम अख्तर सगीर अहमद, ये तो बीएड एग्जाम फेल हो चुका है 2020 में, फिर भी उसको अपॉइंट किया है, 2012 से दिखाया है अपॉइंटेड। उसका 3 टाइम्स सैलरी विड्रॉ की है गवर्नमेंट से। और बहुत सारे ऐसे कि तो वो दूसरे स्कूल में ऑलरेडी वर्किंग में थे, उनको भी यहाँ पे वर्किंग दिखाया है और उनकी भी सैलरी इन्होंने ली है। तो ये सब मुद्दे कोर्ट ने देखे। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ गवर्नमेंट की चीटिंग नहीं है, या जो लेडीज ने कंप्लेंट की उसकी चीटिंग नहीं है, ये जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी चीटिंग है। जो लड़का क्वालिफाई नहीं, जो टीचर क्वालिफाई नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रहा, मतलब ये कितना बड़ा नुकसान है बच्चों का। ये सब बातें कंसिडर करके कोर्ट ने वो बेल रिजेक्ट किया है। और नवीद अख्तर का क्या रोल? नवीद अख्तर का रोल ऐसा है कि उसका जो भाई है कि नईम अख्तर सगीर अहमद, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए उसने हेल्प की है। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट उनको प्रायर दिखाया 2012 से, वो बनाने के लिए हेल्प की है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये मैटर में गवर्नमेंट ने जो अब तक स्कूल के जो टीचर है
उनके लिए गवर्नमेंट साइट बनाई है उड़ाइज करके, उस पे जो भी टीचर वर्किंग में है उसके डिटेल्स आते हैं। पर 2012 से ये जो फर्जी 13 टीचर की भर्ती हुई है, एक का भी नाम उसमें नहीं है। ये स्कूल का क्या नाम है जो स्कूल किया ये मामला है सब? अंजुमन मोइल तुलबा। और यहाँ पे बहुत 2-3 टीचरों की भी चीटिंग हुई है। उनके साथ जो एक टीचर थी सीमा तरन्नुम निहाल अहमद, उसकी भी चीटिंग हुई। वो भी ये मैटर में बहुत बड़ी गवाह है। आपको ये अभी का जजमेंट है, अभी का जो है रिजेक्ट हुई है, देख के आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट में भी देखो ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, पर ये मैटर में जैसी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस हिसाब से लगता नहीं हाई कोर्ट भी बेल देगा। सर जो प्रिंसिपल है जाहिद अख्तर, उनका रोल क्या है इसमें? अभी प्राइमा फेसी ऐसा दिखा है कि देखो वो ये स्कूल के इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के सिवाय ये हो ही नहीं सकता। और इतना बड़ा फ्रॉड वो फोकट में करने वाले है भी नहीं, उनकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने उनकी जो जाहिदा हुसैन मोहम्मद अली, ये सुन भाई उनकी बहू है, उसको भी अपॉइंट किया उन्होंने, उसका भी पेमेंट निकाला है। सर इसमें हुकूमत से फ्रॉड करने के अलावा टीचर से भी कुछ डोनेशन का मामला है? यस, वो फरियाद में ऐसे लिखा है कि वो उनको प्रमोट करने के लिए उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे गए थे और वो 5 लाख रुपए ये नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने फर्जी कागज बनाए और 13 लोगों को बैक डेटेड अपॉइंटेड दिखाया और उनकी 2012 से जो पेंडिंग उनका सैलरी बाकी दिखा के वो पैसे निकाले। सबसे जरूरी बात यह है कि गवर्नमेंट से चीटिंग हुई है, ये जो टीचर टीचिंग कर रहे हैं उनसे चीटिंग हुई है, और सबसे ज्यादा बड़ी चीटिंग वो जो बच्चे वहां पढ़ रहे उनसे हुई है। वहां उनको जो पढ़ाएगा आगे चल के वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान है। सर इसमें आरोपी लेकिन मिल नहीं पा रहे पुलिस को, अभी तक पुलिस ने भी आरोपी को पकड़ा है, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन? अभी देखो यह हर एक आदमी का राइट है कि अगर उसको लगा कि मैं अरेस्ट होने वाला हूं तो बेल के लिए अप्लाई कर सकता। वो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अगर पुलिस को लगे तो अभी वो अरेस्ट हो सकते हैं। कमिश्नर साहब से आज मुलाकात हमने इसलिए की है कि नया इस्लामपुरा इलाके का सबसे बड़ा रोड जो बहुत खराब हो चुका है, जो केडी चौक से 5 पंजतन चौक तक का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत खराब हो चुका है और कई स्कूल के बच्चे दयाना, रमजानपुरा, अक्सा कॉलोनी, आयशा नगर, ये इलाके की आवाम, हजारों आवाम रोजाना आती है और जाती है। इसके लिए आज जरूरी है कि वो काम को मुकम्मल किया जाए। कारपोरेशन अपने फंड से वो काम को मुकम्मल करे, कंक्रीट रोड वहां पर बनाए, सीमेंट कंक्रीट रोड। ये डिमांड लेकर जहीर भाई फल्लीवाला, मैं और हमारे कई साथी को डिमांड है, उस इलाके की डिमांड है। ये डिमांड रखने के लिए आज कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की है। कमिश्नर साहब ने वादा किया है और ये बात को उन्होंने माना है कि वो रोड बहुत खराब है। इंजीनियर से बात करके उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा और उन्होंने इशारा दिया है कि ये काम को प्रायोरिटी के ऊपर अव्वलियत देते हुए काम को मुकम्मल किया जाएगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की बुनियाद एक रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों मालेगांव शहर के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, जो हम पर इल्जाम लगाया गया किरीट सुमैया ने और भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई और एसआईटी के खिलाफ में डिफेंस कमेटी बनाई गई और दगड़ू ऑयल मिल के अंदर जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई तो वहां पर यह बात भी हमने तय की थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, जो काला कानून मरकजी हुकूमत बना रही है, हम वो भी लड़ाई लड़ेंगे। और 5 जिले का इजलास, वक्फ इजलास हमने 5 जिले का लिया
माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, दरगाह, कब्रस्तान, इसके मसाइल, इनका रजिस्ट्रेशन हल करने के लिए काम की शुरुआत कर दी है। और मालेगांव हज कमेटी में उसके लिए काउंटर भी खोला गया है। और इसी के साथ साथ मुस्तकीम डिग्नेटी साहब की क़यादत में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह भी फैसला किया कि मालेगांव शहर के अंदर जो नोटिस तकसीम हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो लाउड स्पीकर जिससे अजान दी जाती है, लाउड स्पीकर के कानूनी तौर पर उसका जवाब दिया जाए, उसके लिए 4-5 वकील हमारे हर हफ्ते शनिचर को बैठकर मस्जिद के ट्रस्टियान के साथ ताउन कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनाकर दे रहे हैं। ये काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल अगर कोई तंजीम आगे आती है तो आना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए, तहरीक को डायनामेट नहीं करना चाहिए। ये मसला शेख आसिफ का नहीं है, ये मसला और किसी लीडरान के घर का मसला नहीं है, ये अल्लाह के घर का मसला है, मस्जिद का है। और जवाब एक जाना चाहिए कानून के मुताबिक। कोई अलग जवाब देगा, ये अलग जवाब देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमने 5 वकीलों की टीम उस पर काम कर रही है और हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। बहरहाल ठीक है, जो लोगों को काम बहुत पहले करना चाहिए था वो बहुत बाद में कर रहे हैं, तो नजर ये बात समझ में आती है कि किसी की तहरीक को डायनामेट कैसे किया जा सके, ऐसी नीयत नजर आती है। बहरहाल उनको भी मुबारकबाद, जो काम हाथ में उन्होंने लिया उनको भी पूरा करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली हमारे देश को, मगर आज मालेगांव कमिश्नर ने जो आदेश निकाला कि मटन, मांस, चिकन पे पाबंदी लगाने की बात, तो ये वही देश है क्या जिसके आज़ादी के लिए लड़ा गया और उस पर पाबंदी 15 अगस्त को लगाना कि इंसान क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, ये कहीं ना कहीं आज़ादी मिलने पे ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देता कि इस देश में लड़ने वाले जिन्होंने आज़ादी दिलाई और आज जो कमिश्नर ने आदेश निकाला है, तो सरकार अब ये तय कर दे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा। अब तो हमको ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कभी तो क्या वेज और नॉन वेज की लड़ाई की शुरुआत करने जा रही है क्या सरकार या महानगर पालिका आयुक्त। या महानगर पालिका आयुक्त ने खुद बोलना कि क्या वो वेजिटेरियन है, मेरी मालूमात में वो खुद भी नॉन वेजिटेरियन है। और इस देश में हर आदमी को, हर इंसान को खाने की आज़ादी है, वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा ये कोई सरकार या सरकारी अधिकारी तय नहीं कर सकता। हम इस आदेश के खिलाफ हैं और 15 अगस्त को हम मांस, मच्छी, मटन, चिकन सब खाएंगे और जिसको जो कार्रवाई करना है वो करें। कल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने हिंदुस्तान के तमाम सांसद लोगों को लेकर इलेक्शन कमिश्नर कार्यालय के ऊपर जाने की कोशिश की। उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर असम्बली का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी ऑटो की चोरी हुई। पूरा मीडिया कहता था कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की, उबाटा की और राष्ट्रवादी की सरकार बनने के लिए जा रही है। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बरअक्स रिज़ल्ट आया, आप लोग देखते होंगे। तो ये सब वोट की चोरी की वजह से हुआ। कल राहुल जी ने भी पूरा 2 रोज़ से ब्यौरा दे रहे थे कि कहाँ का वोट की चोरी और कहाँ का कितनी वोटों का गफला है। इस तरीके से मालेगांव के अंदर भी कुछ राजकीय लोगों ने धुप्पल वोट के अंदर यहाँ तक के पहुँचे, जो आज उनको वोट इतनी लाखों के ऊपर मिलने का कारण, यानी मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, जो वोट का जो कारण गया इनकी जब बोगस वोट, हमने इसके पहले भी प्रांत साहब को मेमोरेंडम दिया था। आज यहाँ से होने के बाद भी हम प्रांत साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हर यादी के अंदर 200, 150, 300 वोट ऐसी बढ़ाई गई थी। हमने उसकी निशानदेही किया था और उन्होंने इस बात को माना था और BLO लोगों को बुला के पूछा भी था। उन्होंने भी कहा था कि ये लोग इस वार्ड के लोग हैं नहीं और इनकी वोट जो बढ़ाई गई है ये गैर ज़रूरी वोट गई है। और जबकि BLO लोग ने ये भी कहा कि हमको बिला, यानी हमको इग्नोर किए हुए इन्होंने वोट बढ़ाया है।
ये सारी चीज़ को लेकर हम यहाँ से अभी प्रांत साहब के पास जाएंगे। मालेगांव के अंदर भी असम्बली के अंदर जो ओट चोरी का कारोबार हुआ है उसको भी हम लोग को ख़त्म करना है। आज हम दोनों चीज़ को लेकर आज एडिशनल कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे, यहाँ से प्रांत साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे बात परस करेंगे कि भाई आपने जो कहा था कि हम लोग इसके अंदर ओट को कम करने वाले हैं तो अभी तक के क्यों नहीं किया, या किए तो हमको उसकी सब बताओ। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर प्रांत ऑफिस भी जाएंगे। मालेगांव शहर में आपको क्या लगता है कितने वोट डबल होंगे, बोगस होंगे या फिर जबरदस्त डाले गए? कम से कम 30,000 वोट का खुर्द बुर्द हुआ है मालेगांव के अंदर। हमारे खुद के वार्ड नंबर 16 के अंदर अगर तुम देखा जाए तो कम से कम 1500 वोट के आसपास सब बाहर इलाके की वोट थी। हमने सबूत दिया था बाकायदा, एक एक चीज़ के अंदर हमने बताया था उनको कि ये देखो ये यादी के अंदर इतनी है, ये यादी नंबर के साथ में दिए गए। जबकि हम लोग वार्डों के लोग हमको तो मालूम है ना कि भाई यहाँ पर कौन लोग है और कौन नहीं है। तो कम से कम वार्ड नंबर 16 मेरा जो खुद का वार्ड है इसके अंदर कम से कम 1200 से 1500 वोट बढ़ी थी। आज हम लोग जाकर उसके बारे में मुलाकात करें। ऐसी पूरे शहर के अंदर खुर्द बुर्द करके इधर की ओट उधर की गई, इधर की ओट उधर करके डबल टिबल ओट कर दी गई है। और हम किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे रहे कि भाई एक शख्सों ने किया है, ये हर तरफ से ये किया गया। हम लोगों को छोड़ के दोनों तरफ से इस तरीके की ओट बढ़ाई गई थी। जो 1 लाख के पार की गई ओट है इसका मकसद यही है कि भाई बोगस ओट का पूरा ये लोग ने ब्यौरा बिछा के रखा था। इलेक्शन के टाइम में देखा गया कि एक आदमी के हाथ में बोगस कार्ड बनाए हुए कार्ड, आधार कार्ड, ईपिक कार्ड बनाए हैं। हमारे तो मालूमात में ये भी है कि एक शख्स ने ईपिक बनाने की मशीन तक के लेकर आया था मालेगांव के अंदर। बहरहाल ऐसा है कि पुलिस को बोलो तो पुलिस सुनती नहीं, सरकारी अधिकारी को बोले तो वो सोचते कि यार हम लोग किसी से बुरा हाथ नहीं लेना, तो इसकी वजह से ये आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करे। हमारी यही मांग रहेगी कि आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन साफ और शफाफ हो। जो भी है जिसकी वोट है वो वोट दे, जो गैर महल्ले का वोट देने वो वार्ड के अंदर ना आए। हम यही अपील करने के लिए आज हम लोग जाएंगे। दोनों तरफ से वोट बढ़ाई गई थी, बोगस वोट डाली गई। अगर कभी बोगस वोट अगर नहीं डाली जाती, नहीं बढ़ाई जाती तो क्या नतीजा कुछ और रहता? नहीं, नतीजा 1 लाख के ऊपर का क्रॉस नतीजा ही नहीं रहता था। 80-90 हज़ार के अंदर ही नतीजा रहता था। जो भी नतीजा रहता था किसी का भी रहता था, पर 80-90 हज़ार के ऊपर नहीं रहता था। 1 लाख जो क्रॉस हुई है ये बोगस वोट का था। हम खुद देख रहे थे, हमारी आंखों से देख रहे थे। कौन किसको रोकेगा? हमने इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी ये बात कही थी, राज भी यही कह रहे। हमने तो बाकायदा निशानदेही किया है। मेरे खुद के वार्ड की कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो स्टडी है। आज मेरा 5वां टर्न है, वहाँ पर मैं बता दूंगा ये वोट कहाँ की है और कहाँ की नहीं है। हमारे वहाँ पर 1200-1500 वोट बढ़ाई गई थी और नवे लोग वोट देने के लिए आ रहे थे, नए लड़के आ रहे थे। किधर के कुसम्बा रोड के लोग इधर वोट देने के लिए आ रहे थे, सलामताबाद रौनकाबाद के लोग इधर वोट देने के लिए मेरे वार्ड में आ रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ की हमने निशानदेही कर रहे थे। अब यहाँ से हम प्रांत साहब पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे हम। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार है या कोई सियासी लोग? इसमें जो है सरकारी ऑफिसरान भी मुलविस है और उसमें सियासी लोगों के साथ में वो भी मुलविस है। अगर दोनों है, अगर ये चाहे तो नहीं बढ़ सकती। ये अगर किसी की वोट एक कम करने का है ना तो ये जाकर उसका वो करते, पंचनामा करते कि किसकी मैयत की वोट है, जब ये वोट कम करते। और बढ़ाने की बात है तो कैसे हज़ारों में वोट बढ़ जा रही। इसका जिम्मेदार सियासी लोगों के साथ में खुर्द बुर्द करने के अंदर यहाँ के जो है ऑफिसरान भी मुलविस है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं एक आदमी को नहीं इसका दोष देना चाहता हूँ, मैं अधिकारी को भी इसका दोष देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 16 आप कह रहे हैं 1200-1500 वोट बढ़ाई गई असेंबली के टाइम, कॉर्पोरेशन आ रहा है और आपने कभी शिकस्त तो नहीं खाई, और आपके वार्ड में 1200-1500 वोट जो आपके खिलाफ जाएगी, इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि वो तो वक्त तो आने पे देख लेंगे, क्योंकि मैं वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं खुद पोलिंग बूथ पे हाजिर रहूँगा, है ना। मैं कि चेहरा जानता ना, तो वो सब मैं उस वक्त करूँगा। और उसके पहले अगर वो वोट जो बढ़ाई गई है उसको अगर इन्होंने खत्म नहीं करे तो हम हमारी तहरीक हमारे चलाएंगे। हम लोग ने तो इसके पहले बोले थे, उन्होंने पीछे सबको बुला के BLO की जो पीछे मीटिंग हुई थी, हमारे लेटर देने के बाद ही BLO की मीटिंग हुई थी। और उन्होंने एक BLO के लोग से हमारे खुद का जो 16 नंबर वार्ड था उसके बारे में उन्होंने खास तौर पर प्रांत साहब ने पूछा था, तो उन्होंने सब बताया कि हाँ ये वोट की टिक लगा के उन्होंने दिए थे। अब उन्होंने आगे क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हम अभी बात परस करेंगे जाके। कांग्रेस का उम्मीदवार जब गिर जाता है उसको कम वोट मिलती तो आप इल्ज़ाम लगाते कि वोट की चोरी हो गई। लोकसभा में आपके उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिले तो जब क्यों नहीं आरोप लगाया? देखो असल में क्या है, ये हम इल्ज़ाम लगाने की जो बात आप कर रहे हैं ये ठीक है, हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसा आपका बोलना है। ये लोग इतने सातिर चोर है, ये वोट चोरी करने वाले, ये लोग एक राज्यों में अलग अलग तरीके से करते। उन्होंने पहले हो सकता महाराष्ट्र का राज्य छोड़ दिए होंगे, फिर उन दिनों जब शिकस्त खाई उनको लगा कि यार महाराष्ट्र के अंदर अपना कुछ नहीं है, अपन यहाँ पर हार है, तो इन्होंने फिर वोट चोरी किया यहाँ पर। पीछे देखो गुजरात के अंदर पूरे गुजरात का यानी 10 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा था। इलेक्शन के अंदर ऐसा लगता था कि सूरत के एतराफ़ के आजू बाजू जितनी सीटें हैं सब कांग्रेस की चुन जाएंगी।
मगर जब पेटी खुली, इसका जब रिजल्ट आया तो उन्होंने क्या किया कि पूरा फोकस इधर करके वोट चोरी का फोकस इन लोगों ने सूरत के आजू बाजू करके और इन्होंने यहाँ पर पूरी सीटें निकाली। लोगों को जब लगता था सौराष्ट्र के अंदर उन्होंने वो छोड़ दिया था, तो सौराष्ट्र के अंदर काफ़ी सीटें आई, मगर इन्होंने जो है ना जहाँ पर उनको ऐसा लगता है ना कि भाई ऐसा ऐसा मामला है तो ये वहाँ पर फोकस करके वहाँ पर वोट की चोरी करते। एक साहब, जो 1500-1600 वोट की आपने बात की, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था आपको गिराने की साजिश की जा रही है आने वाले चुनाव में, कॉर्पोरेशन में, तो उसका हिस्सा हो सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता, बस इतना ही मैं बोलूँगा। और बहुत बोलूँगा तो बहुत बुरा लगता, फिर वो आके उधर भोंकने लग जाते कि यार उसको गिराओ। मगर चेहरे नजर आ गए, वार्ड वाइज सवाल मत करो, शहर लेवल के ऊपर सवाल करो, चेहरे अगर नजर आ गए समझे? नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही बोलेंगे, अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। अगर उनको गिराना होगा अल्लाह की तरफ से रहेंगी तो उसको वो कबूल करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर गिर भी गए तो। अभी 15 अगस्त आने से पहले तंजीम ने ये महसूस किया कि सकाफ़ती प्रोग्राम और गैदरिंग के नाम पर स्कूलों में, चाहे वो हाई स्कूलें हों या प्राइमरी स्कूलें हों, वहाँ जो ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जो खिलाफ़ शरअ हैं, उन पर रोक लगाने के लिए हम लोगों को आपस में मशवरा भी करना चाहिए और कुछ मुअस्सिर इक़दामात करने चाहिए। चुनांचे कोह-ए-नूर मस्जिद में चंद दिन पहले तंजीम की मीटिंग हुई, उसमें कई अहम फ़ैसले हुए। उन फ़ैसलों में ये बात भी थी कि मज़ामीन के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम खिलाफ़ शरअ तक़रीबात पर लोगों को मुतवज्जे करें। तमाम हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों को ख़त भी भेजें। अल्लाह का करम है कि उसके अगले दिन ही ख़त तैयार हुआ और तमाम हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों को भेजा गया। इसी के साथ साथ मज़ामीन लिखे गए जो सोशल मीडिया पर भी आम हुए, अखबारात में भी शाये हो रहे हैं। ये बात भी तय पाई थी कि कई स्कूलें जहां इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा किए जाते हैं, वहां पर हमारा वफ़द जाकर मुलाकात करे। इंशाअल्लाह ये काम भी अनक़रीब किया जाएगा। हमारे शहर की जो स्कूलें हैं, असरी तालीम के इदारे हैं, यकीनन वो हमारा बड़ा कीमती सरमाया है। कौमों की शनाख्त इदारों से होती है। इदारे किसी भी कौम के लिए, किसी भी मिल्लत के लिए एक बेशकीमत माया हैं, लेकिन उनकी सिमत क़िबला को दुरुस्त रखना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि हमारे इदारे हमारी इस्लामी और मिल्ली तहज़ीब और सकाफ़त के मिटाने का ज़रिया बने। आप जानते हैं कि कच्ची उम्र में जो नक्श दिलों पर कायम हो जाता है, बुढ़ापे तक उसको मिटाया नहीं जा सकता। अगर बचपन में, नौउम्री में हमारे बच्चों बच्चियों के जहन पर गलत किस्म के असरात सब्त कर दिए गए, फिर उससे ताउम्र पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इदारे तालीम के लिए हैं, तरबियत के लिए हैं, जहनों की तश्कील के लिए हैं, इस्लामी खतूत की रोशनी में मेयारी तालीम के लिए हैं। हर वो तालीम जो हमें इस्लामी वर्से से महरूम करे, न हमारे लिए काबिल कबूल है, न गवारा है। असरी तालीम की हिमायत की जानी चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमारा दीन महफूज रहे, शरीयत के अहकामात पर अमल होता रहे और हमारी नई नस्लें उन राहों पर चलें जो उनके मुस्तक़बिल को रोशन कर सकें। इसीलिए हम स्कूल इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने स्कूलों में गैदरिंग के नाम पर, सकाफ़ती प्रोग्राम के नाम पर ऐसी नाजेबा और वाहियात हरकतें न करवाएं जिससे हमारे बच्चों बच्चियों के अंदर वेस्टर्न कल्चर फ़रोग़ पाए, मग़रिबी तहज़ीब के असरात उनके अंदर आएँ।
इस सिलसिले में सरपरस्तों की भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो देखें कि उनके बच्चों और बच्चियों को किस राह पर ले जाया जा रहा है। इसी के साथ साथ समाज के बड़ों की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस पर रोक टोक करें। गलत बात को देखकर चुप रह जाने वाला इंसान गूंगा शैतान है, और अगर समाज में गूंगे शैतान बढ़ेंगे तो शैतानत बढ़ेगी, खबासत बढ़ेगी, बुराइयों की नजासतें बढ़ेंगी। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी इस सिलसिले में महसूस करनी चाहिए और मुनकरात पर नकीर का एक मिजाज बनाना चाहिए। हमने इस सिलसिले में यानी तंजीम ने मालेगांव सुधार कमेटी को भी मुतवज्जे किया है कि वो फ़ौरी इक़दामात करें। इसी तरह वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब जो हमारे शहर का एक मिसाली और अहम प्लेटफार्म है, हमने उसके ज़िम्मेदारों को भी मुतवज्जे किया है कि तमाम मकातिब में ख़त भेजा जाए वफ़ाक़ की जानिब से कि वहाँ पढ़ने वाले हज़ारों हज़ार बच्चे बच्चियाँ मकातिब में पढ़ने वाले जो स्कूलों में भी तालीम पाते हैं, वो इस पर मुतवज्जे रहें कि अगर किसी गैर शरई प्रोग्राम में उनको शरीक किया जा रहा है वो उससे इनकार करें। उनके सरपरस्तों को भी वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब की जानिब से मुतवज्जे किया जा रहा है कि वो इस सिलसिले में अपने बच्चों पर निगाह रखें और उनकी सरगर्मी को देखें। इसी से जुड़ा हुआ एक अहम मसला ये भी है कि 15 अगस्त के दिन हमारे बहुत से नौजवान टोलियां बना बना कर निकलते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, शोर और हंगामा करते हैं। वो दीन जिसने ये सिखाया है कि आपकी ज़ात से किसी चींटी को भी तकलीफ़ न पहुँचे, किसी जानवर को भी अज़ियत न हो, उसी दीन के मानने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए, राहगीरों के लिए, बीमारों के लिए, मरीज़ों के लिए, घरों में रहने वाली औरतों और बच्चों के लिए ईज़ा का सबब बनते हैं, जो हराम है। और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस कल्चर को फ़रोग़ देना सियासी हज़रात की मजबूरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दीन ने इसकी किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी है। और अगर किसी का कोई मफाद किसी अमल से वाबस्ता है और शरअन वो चीज़ गलत है तो उसे रोकना चाहिए। ये हमारे नौजवान जिस तरह का तमाशा कर रहे हैं उससे मुसलमानों की शबीह कितनी ख़राब होगी और दूसरों पर इसका क्या तअस्सुर होगा, इस पर भी गौर करना चाहिए। बार बार इस सिलसिले में मुतवज्जे किया गया, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जाए तो रोकने वालों को मारा जा रहा है, उनसे उलझा जा रहा है। इसीलिए आज हमारे इन दोस्तों ने, भाइयों और अजीज़ों ने तंजीम की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेमोरेंडम दिया है और ये कहा है कि इस तरह की हरकतों को ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए रोका जाए और इस पर कदगन लगाई जाए। पुलिस वालों ने भी इसका मुस्बत जवाब दिया है और अंदाज़ा है कि इस पर रोक लगेगी इंशाअल्लाह। अमीर शरीयत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहते थे, 4 किताबां हक़्क़ा आईं, 5वां आया डंडा। यानी 4 किताबें तो बिल्कुल हक़ नाजिल हुई हैं, जो इन 4 आसमानी किताबों से नहीं सुधरता है वो डंडे से सुधरता है। इस सिलसिले में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ और बहुत दर्द के साथ कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये हमारी कौमी तारीख़ के अहम दिन हैं और आज़ादी पर इजहार मसर्रत फ़ितरी भी है, बजा भी है और काबिल तहसीन अमल है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इजहार मसर्रत शरीयत के दायरे के अंदर हो। इजहार मसर्रत के लिए डीजे लगाना, म्यूज़िक बजाना, नाच गाना करना, नौजवान लड़कों लड़कियों का मखलूत इज्तिमा करना, ये सब नाजायज़ है। हमने इससे पहले भी तंजीम की तरफ से ही सियासी हज़रात से मुलाकातें की थी और एक ख़ास सियासी हल्का
जिसकी जानिब से इस तरह का प्रोग्राम होता है उनसे बातचीत की गई थी, ख़त दिया गया था, उलमा ने उनको उनकी फहमाइश की थी और उन्होंने कहा था कि अब इस तरह का प्रोग्राम नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस वादे पर कायम रहेंगे और इस तरह के फजूल और वाहियात हरकत से बचेंगे। ये कह देना कि हम कोई बहुत मजहबी लोग नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं, या ये कह देना कि इस तरह के मामलात इजहार मसरत के लिए हैं, बहुत कमज़ोर बातें हैं। और हमारा शहर जो दीनी शनाख्त रखने वाला शहर है वो इन चीज़ों को कबूल नहीं कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऐसे हजरात जो इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं वो इस पर तवज्जो देंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की सरपरस्ती में होती रहें तो हो सकता है कि हमें ये इक़दाम करना पड़े कि जिस वक्त इस तरह की हरकतें हो रही हों हम सारे उलमा वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ पहुँचकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। जब हम अपने दुनिया के काम के लिए एहतजाज की राह पे जा सकते हैं तो क्या हम अपने दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए इस राह पर नहीं जा सकते? तो इसलिए ये न समझा जाए कि हम सिर्फ़ तकरीर या तहरीर के ज़रिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इससे गुरेज़ नहीं करेंगे कि जहाँ इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ हम ख़ुद पहुँचकर बुराई को बुराई कहकर पुकारें, गलत को गलत कहकर पुकारें। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर तंजीम की जानिब से कोई इक़दाम किया जाता है उसको सियासी रंग न दिया जाए। हमारा काम मुनकरात पर नकीर का है, गलत कामों पर रोकने टोकने का है, और ये वो ज़िम्मेदारी है जो किसी इंसान ने नहीं, खालिक़ कायनात ने हमें दी है। और अगर हम इसके पूरा करने में कोताही बरतेंगे तो अल्लाह की निगाह में मुजरिम होंगे। गलती करने वाला कोई हो हमें उसे टोकना है, मुतवज्जे करना है, रसानियत से उसे समझाना है और कोशिश करनी है कि हमारा समाज और मुआशरा मुस्तहकम और सालेह समाज और मुआशरा बने। एक और बात अर्ज़ करनी है और वो ये कि हमारे शहर में स्कूलों में पढ़ने वाले जो हमारे तलबा व तालिबात हैं, जो हमारे शहर का, हमारी मिल्लत का मुस्तक़बिल हैं, उनके बारे में भी बहुत ही रूह फरसा वाक़यात हमें मालूम हो रहे हैं। पता चल रहा है कि हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल के नाम पर निकल रहे हैं, बहुत सी बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ स्कूलें ऐसी हैं कि वहाँ ताख़ीर से बच्चे पहुँचते हैं, उन्हें क्लासों में नहीं बैठने दिया जाता, वो चले जाते हैं, घर वापस भी नहीं जाते, यहाँ वहाँ लायानी फजूल और गलत हरकत में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ होटलें ऐसी हैं जहाँ वाईफाई फ्री कर दिया गया है, बच्चे वहाँ बैठकर तमाशे कर रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस राह से मुख्तलिफ़ किस्म की बेहयाई में मुब्तला हो रहे हैं। ये हमारे बच्चे बच्चियाँ जिन पर हमारे मुस्तक़बिल का इन्हिसार है, अगर इन राहों पर चले गए तो हमारा मुस्तक़बिल रोशन कैसे होगा? इस वक्त इस मुल्क में अगर हम तअस्सुब और नफ़रत की ज़ंजीरों को काट सकते हैं तो सिर्फ़ बेहतरीन तालीम के ज़रिए, अच्छे किरदार के ज़रिए, मज़बूत और मुस्तहकम माशी हालत के ज़रिए हमारा इस्तेहकाम तालीम में और माश में हो। यही हमारे लिए इस मुल्क में ज़ाहिरी असबाब के तहत मज़बूती का ज़रिया है। नफ़रत की ज़ंजीरें, तअस्सुब की ज़ंजीरें मज़बूत किरदार के ज़रिए काटी जा सकती हैं। बेहतरीन तालीम के ज़रिए, मुस्तहकम माशी पोजीशन के ज़रिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनका मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा। बच्चे हमारे पढ़ेंगे नहीं, आइंदा ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए मैं बहुत दर्द के साथ
सरपरस्तों से भी कह रहा हूँ, स्कूल इंतज़ामिया से भी कह रहा हूँ, और तंजीम उलमा इम्मा और हुफ़ाज़ शहर की जानिब से हर फ़र्द से गुजारिश की जा रही है, इस पर तवज्जो दी जाए। ऐसे होटल जहाँ वाईफाई फ्री किया गया है उसके मालिकान तवज्जो दें। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, घंटों बैठ रहे हैं सिर्फ़ पैसों के लिए। अगर हम उनके बिगाड़ का ज़रिया बन रहे हैं, अल्लाह के यहाँ हम पकड़े जाएंगे। ये सब बुनियादी मौज़ूआत हैं जिन पर तंजीम उलमा इम्मा हुफ़ाज़ शहर ने चंद फ़ैसले लिए और अब आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़मीन पर उतारा जा रहा है। ये सब हिंदुस्तान को और खुसूसन हमारे शहर को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो नौजवान लड़के जो 15 अगस्त के दिन सुबह में 2 व्हीलर गाड़ियों पर उन्हें एक जुनून सवार होता है और बदमाशी करते हैं, तो ये बिल्कुल गैर शरई और गैर अखलाकी हरकत है। इससे हमारे बिरादरान वतन को गलत मैसेज जाएगा कि इनका मज़हब क्या सिखाता है। तो मैं एक अपने आप को दीन का रहबर और मुकर्रिर समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि बिरादरान वतन से मुखातब होकर कि हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके हाथ से, उसकी ज़बान से और उसके किसी कौल फ़ेल से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो या कोई दूसरा शख्स। तो इस्लाम उसका नाम है। हमारे पैगंबर ने तालीम दी है कि हमारे हाथ से और हमारी ज़बान से और हमारे अखलाक से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हत्ता कि ये फरमाया कि वो शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर कर खाकर सो जाए। इतना इस्लाम में इस चीज़ को प्रमोट किया गया है। लेकिन जो नज़र आता है ये मुसलमान ख़राब है, इस्लाम ख़राब नहीं है। इस्लाम की तालीमात निहायत ही शानदार, जानदार है, पायदार है, मगर आज अफसोस के साथ उसके मानने वाले उस पर अमल नहीं करते बल्कि उसके खिलाफ वर्जी करते हैं और कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। तो मैं बिरादरान इस्लाम को, हमारे पे डिपार्टमेंट के लोगों को और हमारे सरकारी पद अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि हम 12 आपको निवेदन देने आते हैं फला चीज़ों के बारे में, तो हमारा मज़हब इस्लाम ये आवारा गर्दी की, दूसरों को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं देता, मगर ये जो करते हैं ये हमारे मज़हब इस्लाम की तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस मौके पर मैं मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की जानिब से शहरियान की बहुत बहुत शुक्रिया